नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पिछले लेक्चरों में हमने 100 तक सवाल देख लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम 101वें नंबर के सवाल से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? डैश डैश रॉ फैक्ट्स को दर्शाता है जबकि डैश डैश एक अर्थपूर्ण डेटा है। तो क्या चीज़ रॉ फैक्ट्स को दर्शाती है और किस चीज़ को हम अर्थपूर्ण डेटा मतलब इंफॉर्मेशन कह सकते हैं? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है दूसरा वाला, कि डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं और इंफॉर्मेशन जो आपका होता है वो पूर्ण डेटा, अर्थपूर्ण डेटा होता है। यहाँ पर दूसरे नंबर का सवाल आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए, इसके बाद आपका 102 नंबर का सवाल है। सेविंग एक प्रोसेस है, तो सेविंग में आप क्या चीज़ करते हैं? देखिए, आप कोई फाइल उठाकर मेमोरी में कॉपी करते हैं, इसी चीज़ को तो सेविंग कहते हैं। आपकी फ़ोटो है, जब मेमोरी में सेव होती है तो मेमोरी में कॉपी हो जाती है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी देखें तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए, तो यहाँ पर पहला ही जवाब हमारा सही है। तो 1 नंबर का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 103 नंबर का सवाल क्या है। आसान सा सवाल है, पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएनजी आपने सुना ही होगा। पीएनजी क्या है? जैसे देखिए इमेज का फॉर्मेट होता है तो जेपीजी होता है, वैसे ही पीएनजी भी एक फॉर्मेट होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यहाँ पर फुल फॉर्म है किस चीज़ का? पीएनजी का। और पीएनजी क्या है? इमेज की एक फॉर्मेट है सेव करने की। इसके बाद MS पावर पॉइंट, जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसमें आप प्रेजेंटेशन या कह लीजिए कि आप बनाते हैं स्लाइड्स, में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? तो अधिकतम जूम प्रतिशत आपका यहाँ पर कितना होता है? 400 आपका अधिकतम जूम प्रतिशत यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका तीसरा वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 105वें नंबर का सवाल। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या चीज़? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि आपका चौथा सवाल है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल एक नया शब्द आया है। फाइल का मतलब तो समझते ही होंगे, ट्रांसफ़र मतलब भेजना, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? तो प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट में जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ नियम के द्वारा होती हैं, और उन नियमों के समूहों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनको प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए 106 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है। अब कंपाइलर क्या चीज़ होती है? तो कंपाइलर देखिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल सिस्टम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए। ये एक तरीके का ट्रांसलेटर है, और ध्यान दीजिए इसका इस्तेमाल कौन करता है? सिस्टम करता है। और क्योंकि इसका इस्तेमाल सिस्टम करता है, ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर यूज़र, हम और आप इसका इस्तेमाल कर रहे होते तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता। लेकिन सही जवाब यहाँ पर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर सही जवाब आपका है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? 107 नंबर का सवाल। स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो ये कह रहे हैं एक्सेल में जब आप काम करते हो तो आपकी रो होती है, कॉलम होती है, और ये जब आपस में टकराती है तो ये जो बॉक्स बन रहा है, ये वाला जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं? बताइए। इस बॉक्स को कहते हैं सेल। क्या चीज़? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है? चौथा ऑप्शन, यहाँ पर सेल कहते हैं। जब रो और कॉलम टकराते हैं तो सेल हमारी बन जाती है। अगला सवाल देखते हैं 108 नंबर का सवाल। स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो यहाँ पर कह रहे हैं मान लो आपके पास एक इमेज है जो फिक्स है, स्टिल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब उसमें जब आप मूवमेंट देते हो, उसमें जब आप ऐसी कर दें कि इमेज हरकत करने लगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आपने सुना भी होगा शब्द, एनिमेटेड मूवी है। एनिमेटेड मूवी मतलब कि वो इमेज मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम सही जवाब देखें तो यहाँ पर स्थिर इमेज को मोशन देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। यहाँ पर चौथा जवाब हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 109 नंबर का सवाल कह रहा है कि प्रोग्रामिंग की मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का सेट क्या कहलाता है? देखिए ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेटेड क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग की मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट है। देखिए जब आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो आपने HTML पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म होता है। उसी तरीके से ये एक चीज़ होती है जिसे हम XML कहते हैं, इसका फुल फॉर्म एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज होता है।
पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 110 नंबर के सवाल की तरफ। छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल है जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों के कंप्यूटर हार्ड डिस्क में लिखी जाती हैं, डैश डैश कहलाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप जब अपने किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई चीज़ ओपन करते हैं कंप्यूटर में, तो उसकी जानकारी छोटी छोटी फाइल के टुकड़े में कंप्यूटर में सेव हो जाती है। और उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो देखिए, उस चीज़ को कहते हैं कुकीज़। कुकीज़ क्या होती है कि आपने किसी वेबसाइट पे विज़िट किया तो वो उससे रिलेटेड जो जानकारी है उसको एक छोटे से टुकड़े में आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर देती है, ताकि अगली बार जब आप उस वेबसाइट पे विज़िट करें तो आपका काम तेज़ी से कंप्यूटर कर पाए। इस चीज़ को क्या कहते हैं? कुकीज़ कहते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ रहे हैं 110वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, 111वें नंबर का क्वेश्चन। कौन एक स्प्रेडशीट में एक सेल के निरूपित करने की, मतलब जो सेल का एड्रेस होता है वो किस तरीके से दिखाया जाता है, सही एड्रेस क्या है सेल का किसी भी स्प्रेडशीट में? तो सेल का एड्रेस किस तरीके से होता है? सबसे पहले अल्फ़ाबेट डिजिट होती है, ABCDEFGH, ठीक है, ऐसे कुछ A मान लीजिए है। और उसके बाद न्यूमेरिकल डिजिट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल डिजिट है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट है फिर न्यूमेरिकल है तो ये सही है। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल ही है तो ये गलत है। यहाँ पर C++ तो प्लस जैसा कोई एड्रेस होता नहीं, गलत है। तो सही जवाब आपका दूसरा वाला अपने आप ही हो गया, दूसरे पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद चलिए 112वें नंबर का सवाल है। कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है? तो सबसे ज़्यादा उपलब्ध कौन सी तरीके की ब्रॉडबैंड सेवा है? तो उपग्रह वाली ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। यहाँ पर C ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद 113वें नंबर का सवाल है। नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो अभी ऊपर हमने देखा नियमों के एक समूह को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का इस्तेमाल क्या होता है? इंटरनेट में कंप्यूटर आसानी से काम कर पाएँ, एक दूसरे से बात कर पाएँ। तो यहाँ पर सवाल वही पूछा गया है, नियमों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको कह देना है प्रोटोकॉल। ऑप्शन में देखें तो चलिए ये पहला ही ऑप्शन आपका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है, नियमों का एक समूह है, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसको अलग अलग जगह पर आपने सुना होगा, जैसे IP में P प्रोटोकॉल है, HTTP में P प्रोटोकॉल है, इसके अलावा SMTP में P प्रोटोकॉल है, और भी कई जगह होती हैं जिसमें P का मतलब प्रोटोकॉल, इंटरनेट में भरा पड़ा है प्रोटोकॉल शब्द, ठीक। इसके बाद हमारा 115वां सवाल है। किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तारों के रूप में जाना जाता है? तो टेलीफोन तारों के रूप में जो तार इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपने ध्यान दिया होगा, तो वो 2 जोड़े में रहते हैं, मतलब 2-2 के जोड़े में रहते हैं, ठीक है। मतलब एक तार देखेंगे तो उसमें 2 तार मिलके एक तार बनाते हैं, समझ रहे हैं? जो लाल और काला तार होता है देखिए, वो एक दूसरे के ऊपर लपेटा होता है, तो वो जोड़े में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुड़े होते हैं। तो इसीलिए उस तार को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्ट मतलब क्या होता है? जो मुड़ा हुआ हो, पेयर मतलब जो जोड़े में हो, केबल मतलब तार। तो उस तार को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 116वें नंबर का सवाल क्या है? कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो क्या फायरवॉल आपने पहले शब्द सुना है? सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। फायरवॉल का क्या काम है? नाम ही देखिए, फायरवॉल, ऐसी दीवार जिसमें आग लगी हो, इससे उधर जाएंगे तो चीज़ें जल जाएंगी, वापस आएंगे तो चीज़ें जल जाएंगी। तो इसका काम क्या होता है कि आपका मान लीजिए कोई कंप्यूटर है या कोई नेटवर्क है 5-6 कंप्यूटरों का, फायरवॉल समझ लीजिए एक दरबान जैसा है। जैसे भी ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, तो यहाँ से अगर कोई डेटा निकल रहा है तो फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल वहाँ पर लगा देता है एक दीवार। अब इससे अगर कोई डेटा निकल रहा है तो ये चेक करता है भाई क्या डेटा लेके जा रहे हो, क्या इसमें कोई ज़रूरी डेटा तो नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं, ID पासवर्ड तो नहीं लेके जा रहे हो। अगर लेके जा रहे हो तो फायरवॉल आपको पकड़ लेगा, उस डेटा को पकड़ लेगा। और अगर कोई डेटा बाहर से अंदर भी आ रहा है तो भी ये इसको चेक करता है, कहता है क्या लेके अंदर जा रहे हो नेटवर्क में, कोई वायरस तो नहीं लेके जा रहे हो, कोई गलत फाइल तो नहीं लेके जा रहे हो, इस सब चीज़ को चेक करता है। फायरवॉल का काम समझ लीजिए बस एकदम गेट पे खड़े गार्ड जैसा है, कि कोई चीज़ अंदर आ रही है तो भी चेक करेंगे, बाहर जा रही है तो भी चेक करेंगे, कोई गलत चीज़ अंदर ना आ पाए और कोई ज़रूरी चीज़ बाहर ना जाने पाए। ये कुल मिलाकर सुरक्षा देने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ऑप्शन में से देखें तो यहाँ पर देखिए पहला ही है, आपके कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 117वां सवाल है। डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता, अच्छा ठीक है चलिए, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसी डिस्क का कंटेंट, मतलब आपके कंप्यूटर में ऐसे क्या कंटेंट होते हैं जिनको कंप्यूटर बनाने के समय ही सेव कर दिया जाता है,
और उसके बाद उसमें बदलाव संभव नहीं है, तो उस टाइप के डेटा को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए इस टाइप के डेटा की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब आपका सिस्टम बन रहा था, तो सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर चढ़ाना था जिससे आप CPU दबाएं तो आपकी स्क्रीन जलने लगे, समझ रहे हैं। आपका सिस्टम जो ऑन होता है वो वाली फ़ाइल लोड करनी थी, तो अगर उस फाइल को ऐसे सामने लोड कर दिया जाएगा तो कोई बच्चा उसको खोलेगा या कोई बड़ा भी खोल सकता है, उसमें कोई बदलाव कर देगा तो अगली बार सिस्टम आपका ऑन ही नहीं होगा। तो ऐसी जो ज़रूरी फाइलें होती हैं वो सिस्टम में इस तरीके से लोड की जाती हैं कि कोई यूज़र चाहकर भी उसमें बदलाव ना कर पाए, और उन फाइलों को कहते हैं रीड ओनली फाइल। ऐसी फाइल जिन्हें रीड किया जा सके, उसमें कुछ बदलाव ना हो पाए। ये पाँचवां ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है एकदम से। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि हमारा है 118वें नंबर का सवाल। वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन डैश डैश से बदल सकते हैं। तो पृष्ठ का मार्जिन किस चीज़ से आप बदल सकते हैं? स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स ड्रैग करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। रूलर पर मार्जिन बाउंड्री को मिटाना? गलत। रूलर पर मार्जिन बाउंड्री को ड्रैग करना? नहीं। रूलर पर दाहिने माउस की बटन को दबाने से? जी। इस तरीके से आप अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ऊपर रूलर होती है, उस पर क्लिक करके आप माउस को खींच सकते हैं। चलिए इसके बाद 119वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? ये तो सभी लोग बता लेंगे ना। कंप्यूटर की किस भाग में डेटा सेव होता है? क्या मॉनिटर में सेव होता है? नहीं। कीबोर्ड में सेव होता है? नहीं। प्रिंटर में? नहीं। प्लॉटर में? नहीं। डिस्क ड्राइव में? हाँ, डिस्क ड्राइव में आपका कंप्यूटर में डेटा सेव होता है। एक शब्द आया है यहाँ पर, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्रिंटर का बड़ा भाई। प्रिंटर जैसे कागज़ पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लॉटर बैनर प्रिंट करने के लिए या कोई बड़ा नक्शा प्रिंट करना हो तो आप प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्लॉटर का मतलब समझ लीजिए। बहरहाल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है कि डिस्क ड्राइव में आपका डेटा सेव होता है। 120वां सवाल है, कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुल मिला के किस की से आप चीज़ों को मिटाते हैं? तो उसके लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। इसके बाद अगला आपका ऑप्शन है 121वां, यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। क्या चीज़ उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, आप कहीं दूर से जब कनेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पर टेलनेट आपका यूज़ होता है, टर्मिनल नेटवर्किंग। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, और ये कई बार CCC, ओ लेवल और सरकारी एग्ज़ामों में पूछा भी गया सवाल है। वैसे पूछे गए तो सारे ही सवाल हैं। डैश डैश टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल या ऑडियो प्रभाव है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं एनिमेशन, यहाँ पर भी कहते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद चलिए 123वें सवाल पे, निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टोरेज उपकरण नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, प्रिंटर नहीं होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, CD ड्राइव होता है, पेन ड्राइव होता है। तो कौन सा नहीं है? प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका दूसरा वाला हो जाएगा। चलिए 124वां सवाल क्या है देखते हैं। विषम का चयन कीजिए। विषम मतलब इनमें से कौन सा अलग है, ठीक। तो विषम कौन सा है यहाँ पर, आइए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। तो जो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर आपका है, ये तीनों ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज़ है जो सिस्टम को चलाने में मदद करती है, इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर ये तीनों एक हैं और पहला ऑप्शन अलग है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तीनों क्या है? ट्रांसलेटर थे। 125वां सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक लाभ नहीं है? चुंबकीय डिस्क का उपयोग एक समय में चुंबकीय टेप की तुलना में बहुत कम होता था, ये तो सही बात है। डिस्क स्टोरेज चुंबकीय टेप की तुलना में लंबे समय तक टिकाऊ है, सही बात है। डिस्क स्टोरेज टेप स्टोरेज की तुलना में कम खर्चीला है, सही बात है। उपरोक्त सभी तो लाभ नहीं है पूछा है, तो इनमें से कोई भी तो लाभ नहीं है। यहाँ पर पांचवा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए, तो ये हमारे आज के कुछ सवाल थे जो हमने डिस्कस किए। लेक्चर पसंद आया हो, हमारी मेहनत दिखती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए और हम लाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।